बात बहुत पहले की है। एक बार मिश्र काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरैया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरैया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ी दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से टिकरैया होकर आने जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेश्वर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झंडा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरैया की ओर चल दिए। टिकरैया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी झोपड़ी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेश्वर काका निर्भय होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सुबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वह तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। और अभी रमेश्वर काका लगभग 1 किमी तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मेमयाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगा बंधा हुआ था और वह पगा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेश्वर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेश्वर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगा इस तरह फंस गया कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेश्वर काका उस बकरी के पगे को निकालने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें आती हुई ना मालगाड़ी की सुध थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेश्वर काका की काफी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब जाकर रमेश्वर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वह कूदकर पटरी पर से हटना चाहे, पर यह क्या, वह जो कूदकर भागना चाहे तो ही उस बकरी ने विकराल रूप प्रकट कर लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई भूतनी हो। अब तो रमेश्वर काका थोड़े डर गए थे और उस बकरी ने भागते रमेश्वर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेश्वर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खिंचते चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेश्वर काके की समझ से परे था। अचानक एक 15 से 16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेश्वर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेश्वर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेश्वर काका को धक्का दे दिया। अब रमेश्वर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर पड़े। वह गिरे गिरे अपने पास की मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेश्वर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वह केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वह दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे, और कभी नीचे आ भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेश्वर काका एकदम से पीले पड़ गए और उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी।
अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगे को उसके गले से लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयंकर आवाज में मेमयाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगा छोड़ दिया। पगा छोड़ते ही वह बकरी मेमयाती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेश्वर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेश्वर काका दुख सट लिए, उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उसका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेश्वर काका के पास पहुंची। रमेश्वर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेश्वर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दिया। अब रमेश्वर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रमेश्वर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर चलते चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेश्वर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5 से 7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेश्वर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हुई। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर रमेश्वर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी। उसके बाद से वह हमेशा इंसानों को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु उसकी गलती से हुई थी। पर वह किसी भी कीमत पर यह बात मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेश्वर काका उस किशोरी के साथ टिकरैया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेश्वर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेश्वर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेश्वर काका को देख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेश्वर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी।